कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। बॉलीवुड की हर कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में ये डायलॉग एक ना एक बार तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रो बॉन्ड के मामले में ये लोगों को लाइव देखने को मिला है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की नानुकुर के बावजूद अब उसने इलेक्ट्रो बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इसी के साथ एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा की ओर से इसकी जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर किया गया है। इस एफिडेविट में कई ऐसी जानकारियां सामने आई है जिससे लोगों के होश उड़ जाएंगे। चंदे के धंधे का राज सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। इस डेटा से दो जानकारी सामने आएगी। पहली कि किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा दिया है और दूसरी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। लेकिन किस औद्योगिक समूह ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है ये सामने नहीं आएगा। इस हिसाब से ये भाजपा के लिए राहत है। दोस्तों, इससे क्या पता चलता है? एसबीआई मोदी सरकार के दबाव से सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल रहा है, क्योंकि एसबीआई ने पहले इस काम के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट फटकार के बाद एक दिन बाद ही डेटा सौंप दिया गया। इससे क्या पता चलता है? चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक आंकड़े सार्वजनिक करने हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता आप सब लोग जानते ही है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के डेटा को चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश का पालन किया गया है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि ईसीआई को एक पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी गई। पहली फाइल में खरीदारों के नाम, खरीद की तारीख और बॉन्ड की कीमत है। दूसरी फाइल में चुनावी बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में खरीदने वालों और उसे भुनाने वालों की डिटेल्स मैच करने को नहीं कहा है। मान लीजिए डेटा दिखाता है कि एक कंपनी ने 10,000 रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा और किसी पार्टी एक्स ने 10,000 रुपए का बॉन्ड भुनाया। इससे यह कंफर्म नहीं होता कि ए ने ही एक्स को चुनावी बॉन्ड दिया है। एसबीआई ने जो डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंपी है उसमें शायद हर बॉन्ड का यूनिक नंबर शामिल ना हो। अगर खरीदार और पाने वाली पार्टी दोनों के बॉन्ड का नंबर पता हो तो पता लगाया जा सकता है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। दोस्तों, एक बार को मान लेते हैं कि यह यूनिक नंबर पता चल भी जाए तो कॉर्पोरेट डोनर्स के मामले में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जब चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी उस वक्त कंपनीज एक्ट में भी बदलाव किए गए थे। कंपनी चाहे जितने घाटे में चल रही हो बॉन्ड खरीद सकती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे बड़े कॉर्पोरेट्स को सियासी फंडिंग के लिए शेल कंपनियां खड़ी करने का रास्ता मिल गया। जैसे डेटे से पता चले कि XYZ नाम की किसी कंपनी ने बड़ी रकम का चुनावी बॉन्ड खरीदा था और वह कंपनी जानी मानी ना हो तो यह पता करना मुश्किल है कि XYZ के पीछे कौन सा बड़ा कॉर्पोरेट डोनर है। एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3,346 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 1,609 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। इसके अलावा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,871 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 20,421 बॉन्ड रिडीम कराए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनसे कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए और इन बॉन्ड्स में से 22,030 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। एफिडेविट में कहा गया है कि बैंक की तरफ से चुनाव आयोग को इलेक्ट्रो बॉन्ड कैश करवाने की तारीख, जिस सियासी दल ने बॉन्ड के जरिए धन प्राप्त किया है उसका नाम और चुनावी बॉन्ड के मूल्य की जानकारी भी दी गई है। एसबीआई का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और रिडीम करवाए गए बॉन्ड्स के संबंध में दिया गया है।
दोस्तों, जैसे ही एसबीआई ने इलेक्ट्रो बॉन्ड का डेटा सौंपा, वैसे ही आज शेयर बाजार में गिरावट आई और सबसे ज्यादा गिरावट अडानी, जी हां, अडानी समूह में 13% की गिरावट से बाजार पूंजीकरण 90,000 करोड़ घट गया है। दोस्तों, बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस इलेक्ट्रो बॉन्ड पर सरकार को छोड़कर सबको कभी ना कभी आपत्ति रही। 2019 में चुनाव आयोग ने भी कड़ी आपत्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो इनसे भी लगातार सवाल पूछे। विपक्षी पार्टियां गड़बड़ी का आरोप लगाती रही। चुनाव सुधार से जुड़े लोग इसको पीछे ले जाने वाला कदम बताते रहे। सबसे पहले इस कंट्रोवर्शियल इलेक्ट्रो बॉन्ड की व्यवस्था का प्रावधान 2017 के बजट के जरिए सामने लाया गया था। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया था कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, दलों को होने वाली फंडिंग और समूची चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर अंकुश लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या इन मकसद में यह कामयाब होता दिखा या फिर इलेक्ट्रो बॉन्ड के प्रावधान क्या ऐसे थे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।